Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we were on our chapter number 4 of history, that is thinkers, beliefs, and buildings. And we will be talking majorly about the cultural development of this time period. So, basically, till our last class, we have done few, you can say, basic introductory topics where we have understood about Sanchi, which tells us a lot about the architecture of that time, specifically related to Buddhism. And then we had a discussion on the background where we'll see many new thinkers and many new ideologies will come up, not only in India, but around the world. Then today we need to start with the topic, how were the Buddhist texts prepared, and then finally how were they preserved. So let us start with the topics. Now basically initially जितने भी teachers थे including Lord Buddha, they actually used to teach orally. डिस्कस करते थे टॉपिक्स को, उससे रिलेटेड डिबेट होती थी एंड accordingly things were taught. Men ho, women ho, and even children jo hai, they attended these classes and the discussions. Now none of the Buddha's speeches were actually written during his lifetime. Yani till the time he was there, till that time his teachings were not somewhere compiled, ठीक है, या jotted down नहीं थी, they were not written. आफ्टर हिज डेथ 4th to 5th century BCE के अराउंड उनकी जो टीचिंग्स है उनको कंपाइल किया उनके ही जो हम बोलेंगे डिसाइपल्स थे एंड जो एल्डर या सीनियर वाले डिसाइपल्स थे, मॉन्क्स थे एट अ प्लेस कॉल्ड वैशाली, और बेसिकली वैशाली जगह जो अभी प्रेजेंट बिहार में है, तो उसको पाली में वैशाली बोलते हैं, तो वहां पे कंपाइल की गई थी. और ये जो कंपाइलेशन है इसको हम बोलते हैं टीपटिका. टीपटिका का मतलब होता है 3 बास्केट, 3 बास्केट्स, जिसमें अलग अलग टाइप की तीनों में टेक्स्ट है. ठीक है, तो ये वो वाली टेक्स्ट है जो पहले ओरली ट्रांसमिट की जाती थी, फिर बाद में इनको लिखा गया और इनके सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से इनको अलग अलग कैटेगरी में डाल के अलग अलग बेसिकली जैसे हम बास्केट्स बोलते हैं, 3 बुक्स जैसे इन्होंने कंपाइल कर ली. तो जो फर्स्ट है विनय पिटका, उसमें रूल्स और रेगुलेशंस है उन लोगों के लिए जिन्होंने बुद्धिज्म को एज अ मॉन्क ज्वाइन किया है. ठीक है, यानी मोनेस्टिक ऑर्डर या संघ का जो पार्ट बन गए हैं, उनके क्या क्या उनको रूल्स फॉलो करने हैं, किस टाइप की उनको लाइफ लीड करनी है, कैसे रहना है, क्या उनका पूरा डेली शेड्यूल होना चाहिए, क्या उनके प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ऑल दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स. ओके, देन उसके बाद जो सेकंड है सुत्ता पिटिका, उसमें बुद्धा की टीचिंग लिखी गई थी. ठीक है, जो लॉर्ड बुद्धा ने बहुत सारी बातें बताई थी रिलेटिंग टू व्हाट शुड बी डन एंड कैसे लाइफ लीड करनी चाहिए सबको, वो लिखी हुई थी इन सुत्ता पिटिका. देन इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन जो है अभिधम्मा पिटिका, उसमें फिलोसफिकल मैटर्स थे. ठीक है, व्हाट इज लाइफ, हाउ शुड, व्हाट आर द लाइक, बहुत सारी जो फिलोसफिकल डिटेल्स है, जैसे his thought process was the life is full of suffering and the reason for suffering is desires. तो उसको कैसे हमें मॉडरेट करना चाहिए ताकि things become and our life becomes better. तो इस टाइप की फिलोसफिकल जितनी भी मैटर से रिलेटेड चीजें थी वो अभिधम्म पिटिका में थी. यानी विनय पिटिका में रूल्स और रेगुलेशन उन लोगों के लिए जिन्होंने संघा को ज्वाइन किया है, और बुद्धा की जो टीचिंग्स है वो सुत्ता पिटिका में थी, और अभिधम्मा पिटिका में फिलोसफिकल मैटर्स और डिस्कशन, ये सारी वर्ल्डली और लाइफ से रिलेटेड जितनी भी फिलोसफिकल डिस्कशंस और डिबेट जो भी होती वो इसमें लिखी जाती थी. हर पिटिका में बहुत सारे इंडिविजुअल टेक्स्ट थे, कमेंट्रीज थी लिखी गई थी, ऑब्वियसली बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जो थे उनके थ्रू देम एज वेल. ओके, अब बुद्धिज्म हमें पता है इट दो स्टार्टेड ऑब्वियसली इन इंडिया, बट देन इट ट्रैवल टू वेरी फार ऑफ इंडिया. स्पेसिफिकली हम देखें श्रीलंका, इवन जापान तक इट हैज इट्स डोमिनेंस.
तो हम अपने पास बाकी जो रीजन्स है जैसे श्रीलंका, वहाँ पे भी कुछ टेक्स्ट मिले हैं, जैसे दीपावमसा, जिसका मतलब है क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड, यानी उस आइलैंड से, श्रीलंका से रिलेटेड स्टोरीज। देन महावंसा है, जिसका मतलब होता है द ग्रेट क्रॉनिकल। ये सारे लिखे गए थे बेसिकली। इनमें बुद्धिज्म की रीजनल हिस्ट्री के बारे में था, मतलब वहां पे कैसे बुद्धिज्म आया, कैसे डेवलप हुआ, ये सारी चीजें। बहुत सारे जो इस टाइम से रिलेटेड या बुद्धिज्म से रिलेटेड वर्क है, उसमें लॉर्ड बुद्धा की बायोग्राफी के बारे में भी लिखा हुआ, अबाउट हिज लाइफ। जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है वो ज्यादातर पाली में है, और बाद में जो कंपोज की गई थी वो संस्कृत में भी कंपोज की गई थी। ओके, देन एज वी नो कि ईस्ट एशिया की साइड है, जैसे कि चाइना एंड द एरियाज टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड ऑफ एशिया, यहाँ पे जो पिलग्रिम्स, यहाँ से जो पिलग्रिम्स आए थे इंडिया में, जैसे फाजियान, जुएंगजैन, ये लोग पूरे चाइना से ट्रैवल करके इंडिया में आए थे टेक्स्ट ढूंढने के लिए बुद्धिज्म से रिलेटेड। तो वो अपनी कंट्री में वापस बहुत सारी जो ऐसा वर्क है उनको लेके चले गए थे, फिर उनको ट्रांसलेट किया था इन देयर ओन लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड बुद्धिज्म इन बेटर वे। तो जो इंडियन बुद्धिस्ट टीचर्स थे, दे आल्सो ट्रैवल टू फार अवे प्लेसेस कैरिंग टेक्स्ट टू डिसेमिनेट द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, यानी दूर दूर एरिया तक इंडिया के जो बुद्धिस्ट टीचर्स है वो भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड गए थे, स्पेसिफिकली अगर हम देखें एशिया के दूसरे पार्ट्स में, टू स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। एंड उसी से रिलेटेड अगर हम देखें, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो जनरली पहले मैन्यूस्क्रिप्ट के फॉर्म में बहुत सेंचुरीज तक प्रिजर्व करके रखी गई थी एशिया के अलग अलग पार्ट्स में, स्पेसिफिकली जो मोनेस्ट्रीज होती थी जहाँ पे मॉन्क्स रहते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, वहां पे ये लोग इनको क्या करके रखते थे, प्रिजर्व करके रखते थे। ठीक है, एंड ऑब्वियसली हैंड रिटन थी, इसीलिए वी आर कॉलिंग देम एज मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ओके, सो नाउ अलोंग विद दिस वी विल सी दैट बहुत सारी इनसे रिलेटेड ऑब्वियसली बाद में ट्रांसलेशन की गई है, एंड बेसिकली पाली, संस्कृत, चाइनीज, इवन जो तिब्बत वाले टेक्स्ट है उनको ट्रांसलेट करके मॉडर्न लैंग्वेज में किया गया है, सो दैट वी अंडरस्टैंड अबाउट दिस रिलीजन एंड ऑल्सो अबाउट द टाइम पीरियड। यू कैन से कि उस टाइम पीरियड में किस टाइप की लाइफस्टाइल थी और किस टाइप के लोगों के बिलीफ थे। ओके, now we come to the next topic, which is fatalist and materialist. Now around this same time, we know the more famous new thinkers as Lord Buddha and Mahavir. Okay, but इसके साथ साथ थोड़ी और भी ideologies इस टाइम पे develop हो रही थी, जिनमें से दो के बारे में we know, but we know very less, क्योंकि इनसे related text इतनी ज्यादा available नहीं है, दूसरे text से ही हमें इनके बारे में पता चलता है। So this is a kind of extract that is given regarding these two new, you can say, sects or kind of thinking that was developed. So let us just have a brief idea about this. Now this is the reference from Sutta Pitaka, जहाँ पे conversation है between King Ajatasattu, the जो कि ruler of Magध थे, and Buddha. So he is telling that on basically he visited Lord Buddha, and he told about one of the teacher whose name was Makhali Gosala, who actually said that he was of the belief, you can say, जिसको हम बोलते हैं fatalist. जो fatalist है, इनकी क्या सोच थी कि everything is already decided, fate है, आपकी किस्मत है, destiny है, तो उसमें आप कुछ भी कर लो, it will be of you can say no effect on your life. So this is what he explained through his views. He said that though the wise should hope by this virtue that the penance I will gain karma, and the fool should by the same means hope to gradually rid himself of the karma, but neither of them can do it. Pleasure, pain, out of as it were, cannot be altered in the course of संसार। ओके, पूरे मतलब जो उतना भी आपकी लाइफ है उसके बीच में आपका जो किस्मत में जो भी प्लेजर और पेन लिखा है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ना उसको बढ़ाया जा सकता है, ना उसको कम किया जा सकता है।
ओके, बिकॉज एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, यानी कि प्री डिटरमाइंड, दैट इज व्हाट दे बिलीव. And this is basically, this was about one of the scholar, and then he told about the second scholar who basically, you can say, believed in materialistic kind of ideology. So when we talk about materialistic kind of ideology, what was said during this time about this ideology was that इसमें ये बिलीव करते थे कि जो मैन है is made up of 4 elements, namely water, earth, air and fire. And after the death, जो जैसे बोलते हैं मिट्टी वाला जो पार्ट है वो मिट्टी में मिल जाएगा, जो लिक्विड वाला पार्ट है, फ्लूइड है, वो वाटर में मिल जाएगा, जो बॉडी में हीट है वो फायर में मिल जाएगी, और एयर जो है इट विल गो टू ऑब्वियसली विंड, एंड जो उनके सेंसेस हैं दे विल पास इनटू द स्पेस. So this was the kind of thought process of the materialistic group. They thought, they basically said कि ये 4 चीजों से ही, एलिमेंट से मैन बना है, and after he dies all of them also gets dissolved in these जो नेचर के एलिमेंट्स है इन्हीं में. So there is nothing that stays, not even after the death. So इनका ये बिलीफ था कि कर्मा यानी कि जो डीड्स है, चाहे आपके गुड हो या बैड हो, फाइनली वो एंड हो जाएंगे व्हेन द पर्सन डाइज. ओके, सो एक अलग टाइप का थॉट प्रोसेस था जो इस टाइम पे डेवलप हो रहा था. तो फेटलिस्ट हमें पता है जो टोटली किस्मत पे बिलीव कर रहे हैं, एंड दे सेड कि आपका फेट चेंज नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ योर डीड्स. जितने आपकी लाइफ में लिखा हुआ है, आपके फेट में, किस्मत में जितनी प्लेजर और पेन लिखे हुए उतना आपको मिलेगा. एवरीथिंग इज अंडर दी कंट्रोल ऑफ नेचर. ओके, और मटीरियलिस्टिक वाले बोल रहे थे जैसे आए थे ह्यूमन बीइंग 4 एलिमेंट से बनके, वैसे ही मिल जाएंगे. उनके जो कर्म है या डीड है वो आफ्टर देयर डेथ ऑब्वियसली कहीं उसके बाद काम नहीं आएंगे. बेसिकली वहीं पे आफ्टर दी लाइफ वो पूरी लाइफ एंड हो जाएगी. तो ये दो समवेयर ये बोलते थे कि जो इम्पोर्टेंस है वो मतलब मटीरियलिस्टिक चीजों को कंपैरेटिवली ज्यादा देते थे और एब्स्ट्रैक्ट चीजों को नहीं, जो आपको दिख रहा है, जो आप फील कर रहे हो, एंड व्हाटएवर यू आर एक्सपीरियंसिंग ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम. ओके, दैट इज समथिंग एल्स, एंड आफ्टर योर लाइफ एंड्स नथिंग विल बी कैरीड ऑन, वेदर योर गुड कर्म और बैड कर्म. तो एक डिफरेंट टाइप का थॉट प्रोसेस है, डेवलप हो रहा था. बट इनके बारे में हम इतना बहुत ज्यादा इसलिए नहीं जानते क्योंकि इनसे रिलेटेड जो टेक्स्ट है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे. तो दूसरे जितने हमारे पास एविडेंसेस है, जैसे ये वाला भी हमने जो इतना भी डिस्क्राइब किया, ये किससे हमें अपने को पता चला, सुत्ता पिटिका से. ओके, जहाँ पे हमने बोला था फिलोसॉफिकल मैटर्स को ये डिस्कस करते हैं. सो दिस इज यू कैन से दीज आर सर्टेन एविडेंसेस जो हमें ये बताते हैं सिर्फ बुद्धिज्म या जैनिज्म ही नहीं अराइज हो रहा था, इसके साथ साथ दूसरे सेक्शन भी इस टाइम पे आ रहे थे जिनकी थॉट प्रोसेस थोड़ी और अलग थी. बट ऑब्वियसली जिसका मैसेज देने का तरीका या जिसकी फिलॉसफी ज्यादा कन्विंसिंग लगती थी लोगों को, वो ज्यादा स्प्रेड हो गए और ज्यादा फेमस हो गए. ओके, so this was regarding these two kind of ideologies, which was fatalist and the materialistic. तो जो फेटलिस्ट है इनको आजीविकास भी बोलते हैं और मटीरियलिस्टिक को चार्वकास भी बोलते हैं. ओके, इतना अपने को ध्यान रखना है. एंड इम्पोर्टेंट थिंग, फेटलिस्ट आर आजीविकास, मटीरियलिस्टिक आर चार्वकास. ओके, दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस अपने को पता है. तो अब हम आ जाते हैं ऑन द नेक्स्ट, यू कैन से द मोर फेमस और द मोर known and the one that was more had more expansion in terms of people following it. वो आ जाते हैं on Jainism. Now when we talk about Jainism, obviously we know about Mahavira as somebody who is totally associated with Jainism, but he was not the one who started the whole tradition. So इससे related पढ़ लेते हैं. जो जैन की जो बेसिक फिलॉसफी थी वो ऑलरेडी नॉर्थ इंडिया में प्रेजेंट थी बिफोर द बर्थ ऑफ वर्धमान, जिनको हम महावीर बोलते हैं. ठीक है, 6th सेंचुरी BCE के अराउंड से पहले भी हमारे
नॉर्थ इंडिया में जैनिज्म की आइडियोलॉजी जो थी वो प्रिवेलेंट थी, जैन ट्रेडिशन था। महावीर से पहले यहाँ पे 23 और टीचर्स थे जिनको बोलते हैं तीर्थंकर्स। Okay, so we have total 24 Tirthankars in Jainism and 24th is Vardhaman Mahavira. उनसे पहले भी 23 और Tirthankars थे. To start, like to start with Rishabh, and there were many. There were 23 of them. If you just have an interest, you can just have a look at. There was Parshavnath also. There were many more Tirthankars who were also important. But somehow after coming of Mahavira, this Jainism and its ideology spread over a greater part of India, जिसके कारण he is more known than the other Tirthankars. Now, basically Tirthankars का मतलब होता है वो लोग जो गाइड करें लोगों को, men and women को, कि लाइफ कैसे जीनी है एंड रिलेटिंग टू द वेरियस आइडियोलॉजीज ऑफ आवर लाइफ। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आइडिया जैनिज्म का है कि एंटायर वर्ल्ड जो है दैट इज एनिमेटेड, मतलब सब में कुछ ना कुछ लाइफ है, चाहे वो स्टोन हो, रॉक्स हो, इवन वाटर। तो इसीलिए किसी भी चीज को हमें इंजरी नहीं देनी चाहिए, स्पेशली ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, इवन स्मॉल इंसेक्ट्स। कहीं पे भी कहीं से भी हमें वायलेंस नहीं करना है, किसी भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चोट नहीं पहुंचाती है। ये मेन फिलॉसफी थी किसकी? जैनिज्म की। तो इनफैक्ट जो प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा की हम बात करते हैं, इट इज एम्फसाइज्ड अ लॉट इन जैनिज्म, और समवेयर पूरे इंडिया में ही ये जो नॉन वायलेंस की आइडियोलॉजी है, हमें पता है, इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जैनिज्म से बहुत ज्यादा एसोसिएट कर सकते हैं, बिकॉज दे सेड वी शुड नॉट हार्म एनी लिविंग थिंग, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स, इंसेक्ट्स। ओके, सो दिस इज बेसिकली जो हम बोलते हैं पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस, या नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ हार्म और नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ इंजरी टुवर्ड्स द लिविंग बीइंग्स। अब नाउ नेक्स्ट इनसे क्या बिलीव करते हैं जो लोग जैनिज्म फॉलो करते हैं? अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, जो साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ है, दिस इज शेप्ड थ्रू कर्मा। आपके जो कर्म है, आपके जो डीड्स हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपकी लाइफ जो है इस बर्थ और नेक्स्ट बर्थ में कैसे होगी, एंड कैन यू एक्चुअली डी एसोसिएट योरसेल्फ और कैन यू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। सो दिस कैन बी अचीव्ड ओनली बाय रिनाउंसिंग द वर्ल्ड। अगर आप रिनाउंस करो वर्ल्ड को, तभी क्या होगा, आप ये जो सर्कल ऑफ लाइफ और डेथ है इसमें से निकल पाओगे। इसीलिए जो मोनास्टिक एग्जिस्टेंस है इज अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ साल्वेशन। सो अगर इफ यू वांट टू ऑब्टेन साल्वेशन, देन ऑब्वियसली जो मोनास्टिक एग्जिस्टेंस है, बीइंग मॉन्क, इज रियली नेसेसरी इफ यू वांट टू अटेन साल्वेशन, या जिसको मोक्ष बोलते हैं। तो जैन मॉन्क्स और नन्स जो है वो 5 वोस लेते हैं, वो 5 ओथ्स लेते हैं। सबसे पहला है टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, किसी को किलिंग नहीं करना है, स्टीलिंग एंड लाइंग नहीं करना है। Then to observe celibacy, that means not having any kind of, you can say, relationship in terms of being married, or you can say any जो worldly relationships होते हैं वो नहीं चाहिए। Observe celibacy, you cannot get married and you cannot have like a marital life, okay? And then to, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य फॉलो करना है। एंड देन टू एब्सटेन फ्रॉम पोजेसिंग प्रॉपर्टी, यानी आपके पास प्रॉपर्टी भी नहीं होनी चाहिए। तो स्पेसिफिकली अगर हम इसको समझे तो जैन मॉन्क्स और नन्स को 5 वोस लेने पड़ते थे। आप किलिंग नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, ब्रह्मचर्य फॉलो करोगे, और आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सो ये बेसिक टीचिंग थी किसके लिए, ये किसको फॉलो करनी पड़ती थी? जो मॉन्क्स और नन्स होते थे, ठीक है? नाउ देयर इज दिस
again one box given in your book on page number 88 regarding this religion. Let us understand about this also. Just as Buddha's teaching were compiled by his followers, वैसे ही महावीर की जो टीचिंग्स थी वो भी उनके डिसाइपल्स ने ही, उनके फॉलोअर्स ने ही रिकॉर्ड की थी, उनके स्टूडेंट्स ने। तो ये ऑफन स्टोरीज के फॉर्म में होती थी, क्योंकि इससे क्या है, लोगों को ज्यादा अपीलिंग लगता था और लोगों को ज्यादा समवेयर रिलेटेबल लगता था। तो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, प्रकृत टेक्स्ट है जिसका उत्तर ध्याना सुता नाम से है, जिसमें एक क्वीन है नेम्ड कमलावती। वो अपने हस्बैंड को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, परसुएट कर रही है कि वी शुड रिनाउंस द वर्ल्ड, वर्ल्डली डिजायर्स छोड़ दो, वर्ल्ड के जितने भी ये जो जिसको हम रिलेट करते हैं इसको हमें क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, ठीक है। So if the whole world and all its treasures were yours, you would not be satisfied, nor would all this be able to save you. When you die, obviously you will leave all your things, only Dhamma will be going along with you and can save you. As a little bird dislikes the cage, so I do dislike the world, and I shall live as a nun without offspring, without desire, without the love of gain, and without hatred. Those who enjoyed pleasures and renounce them move about like wind and go wherever they please, unchecked like birds in their flight. So what is she saying? She's saying, leave your large kingdom, abandon what pleasures the senses be without attachment and property, and then practice severe penance, being firm of energy. क्या बोला इसमें? The queen is telling the king that जो भी हमारे पास है इस वर्ल्ड में अभी, चाहे वो कितना भी ट्रेजर हो, कोई भी चीज हो, वो अपने साथ नहीं जाएगी। जैसे एक बर्ड अगर केज में है, ऑब्वियसली उसी तरीके से हम इस वर्ल्ड के अंदर फंसे हुए हैं, एंड ओनली धर्म कैन एक्चुअली फ्री अस फ्रॉम दिस काइंड ऑफ केज। इसीलिए शी वांट्स टू बिकम अ नन, totally she wants to detach herself from all the worldly related things, love of gain, ना hatred, ना कोई भी ये सारी चीजें। एंड शी इज जस्ट सेइंग कि अगर रिनाउंस करेंगे वर्ल्ड तभी हम फ्री हो जाएंगे, उस बर्ड के जैसे जो फ्रीली है विंड में, एयर में घूम रही है। सो इसीलिए यू ऑल्सो लीव योर किंगडम, जो भी चीजें आपको बहुत अच्छी लगती है, चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो, चाहे कोई भी चीज हो, और आप फाइनली क्या करो, पेनेंस करो, मेडिटेशन करो, जिससे कि वी विल बी फ्री फ्रॉम दिस सर्कल ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो इस टाइप के थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहे थे, आइडियोलॉजीज एक्सप्लेन की जा रही थी थ्रू स्टोरीज एंड ऑल। ओके, नाउ वी शुड अंडरस्टैंड हाउ दिस जैनिज्म एक्चुअली spread to various parts of India. Slowly and gradually we will see कि जैनिज्म जो है वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में स्प्रेड होने लग गया था। जैसे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स बोलते थे कि जिस टाइप की उनकी आइडियोलॉजी थी वो लोग सारे टेक्स्ट वगैरह में फॉलोअर्स ने लिखे थे, वैसे ही जो जैन के स्कॉलर्स है वो भी अपना लिटरेचर जो है वो अब जॉट डाउन करने लग गए थे, राइट डाउन करने लग गए थे इनटू वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, प्राकृत, संस्कृत और तमिल में भी। तो इनकी जो टेक्स्ट है वो भी बहुत केयरफुली प्रिजर्व की गई थी लाइब्रेरीज में, जो टेम्पल्स के आसपास अटैच होती थी। तो कुछ कुछ हमारे पास ऐसे भी ऑब्वियसली चीजें, मतलब इन टर्म्स ऑफ सोर्सेज हैं, स्टोन स्कल्पचर्स हैं जो इनके रिलीजियस ट्रेडिशन से एसोसिएटेड है। और ये जो स्कल्पचर्स या ऐसे करके स्टोन से रिलेटेड जितने भी कोई भी आर्किटेक्चर से रिलेटेड चीजें हैं, ये जनरली जो डिवोटीज होते थे जैनिज्म के, जैन गुरु के, या फिर अगर ज्यादा प्रिसाइजली बोले जैन तीर्थंकर्स के, वो लोग बनाते थे। और इसी से रिलेटेड हमें बहुत सारी जो हमारी साइट्स है वो डिस्कवर भी हुई है, ओके, थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। So this is about Jainism. Now, because we have discussed about few of the important points of Jainism, this is the picture you can see कैसे लिखी जाती थी चीजें और प्रिजर्व की जाती थी, ओके। और उसी से रिलेटेड इफ यू सी, हमने बुद्धिज्म में भी देखा था कैसे ये मैन्यूस्क्रिप्ट बना के ही सेव करते थे और कैसे टाइड कर बांध के एक कंपाइल्ड फॉर्म में रखते थे, ओके। सो बुद्धिज्म से रिलेटेड टेक्स्ट है ये, एंड ये जैनिज्म से रिलेटेड।
The next topic that we need to do is Buddha and the quest of enlightenment, regarding Lord Buddha and then about his teachings. This is what we will be doing in our next class. So this is it for today. If you are clear with whatever we have done today, it's good. If you still have any doubt, just come back with your problems and we'll discuss and solve it. So now meet you all in our next class.